Assalamu alaikum. So today we are discussing the first chapter that is vital signs. जिस तरह के नाम से पता चलता है vitals mean important. So it is the most important lecture in whole fundamental of nursing is important. But if we talk about the individual chapter, so that is vital signs. क्योंकि ये एक लाइफ टाइम जो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आपको बिल्कुल इससे कभी भी आपका जान नहीं छूटेगा। सो आप जब भी स्टडी करते हैं तो कोशिश करें कि वाइटल साइंस जो है वो आप अच्छे तरीके से लर्न करें क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी जो है काम आता है। आज मैं इससे पहले जो फोर्थ चैप्टर मैंने पश्तो में किए थे, सो ये चैप्टर मैं उर्दू में इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि थोड़ा सा ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सो ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम इसमें डिस्कस करेंगे वाइटल साइंस में कि मतलब कुछ टर्म्स हैं अगर वाइटल साइंस से रिलेटेड, फिर उसकी फिजियोलॉजी, फिर फर्स्ट जो है टेम्परेचर, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर, पल्स है हमारे पास, इनकी फिजियोलॉजी, इनकी मतलब किस तरीके से वो हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं और किस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं, या जो प्रिंसिपल्स हैं, मैकेनिज्म है, नॉर्मल थर्मो रेगुलेशन किस तरीके से होती है, इस तरीके से। फिर फीवर हम डिस्कस करेंगे जो कि टेम्परेचर से रिलेटेड है, फिर ब्लड प्रेशर, फिर इस तरीके से हम पल्स और ये सारी जितनी भी वाइटल साइन है वो ये हम आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सो इंट्रोडक्शन वाइटल साइंस की अगर हम इंट्रोडक्शन देख लें, सो ये है कि वाइटल साइंस आर द इंडिकेटर ऑफ of the body's physiologic status in response to physical environment and psychological stressor। अब देखिए वाइटल साइंस जो है हमारे बॉडी के मतलब ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर मीन वो हमारी बॉडी की मतलब नॉर्मल और इबनॉर्मलिटी को जाहिर करते हैं, इंडिकेशन देते हैं हमें कि अब हमारी बॉडी का किस कंडीशन में है। अगर वो फिजियोलॉजिकल, अगर हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी में कोई डिफरेंस आए हैं या कोई साइकोलॉजिकल कोई स्ट्रेस आया है जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो वाइटल साइंस है इस पे क्या असर पड़ता है। द वाइटल साइंस आर दी कार्डिनल साइंस। और कार्डिनल मीन इम्पॉर्टेंट। ये ऐसे वाइटल साइंस ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बिना अगर इसमें अल्ट्रेशन का भी हद तक आ गई तो इसके बिना आप जिंदा नहीं रख सकते। और पढ़ेंगे कि किस तरीके से। अगर दीज आर दी टेम्परेचर, एक हमारे पास हो गया टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर। सो टेम्परेचर, पल्स एंड रिस्पायरेशन, लाइक दीज आर दी। सो एमसीक्यू से आते हैं कि हमारे पास वाइटल साइंस कितने हैं, तो ये 4 है। डिफाइंडिंग आर गाउंड बाई दी वाइटल्स आर्गन। और ये वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर। वाइटल ऑर्गन है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि हमारे सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। इसी की ही रीडिंग्स हैं ये। आगे अगर नेक्स्ट स्लाइड में डिफिनीशन हम देख रहे हैं वाइटल साइंस की, दीज आर कॉल्ड, वही डिफिनीशन की दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल साइन बिकॉज देयर इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज आर द इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस, एज, न्यूरल, एंडोक्राइन, मतलब एज दीज इंडिकेट द इफेक्टिवनेस ऑफ सर्कुलर। जिस तरीके से पहले मैंने बताया कि वाई दीज आर कॉल्ड द इंडिकेटर्स बिकॉज इट इंडिकेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ सर्कुलेटरी। ये हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसकी हमें इंडिकेशन देते हैं थ्रू पल्स और थ्रू ब्लड प्रेशर। इस तरीके से रिस्पायरेटरी जो हम ब्रीदिंग रेट मालूम करते हैं। इसी तरीके से न्यूरल, अगर फॉर एग्जांपल हमारे ऊपर कोई स्ट्रेस आ गया जिसकी वजह से हमारी पल्स और इन चीज़ों पे प्रेशर पड़ जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारी नर्वस सिस्टम काम नहीं करता तो हम रिस्पायरेट नहीं कर सकेंगे, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो काम नहीं कर सकेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें वो एक्टिव होता है तो हमारी पेपिलरी रिएक्शन जो है उसमें चेंज आ जाता है। एंडोक्राइन फंक्शनिंग, अगर फॉर एग्जांपल एंडोक्राइन में कोई फंक्शन आते हैं हमारी हार्मोन सिस्टम में, अगर हार्मोन इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है तो इसकी हमारे इन साइंस के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हार्मोन वाइटल साइंस को इफेक्ट कर सकते हैं। व्हेन टू टेक वाइटल साइंस, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे वाइवा में भी पूछ सकता है, आपसे वैसे भी आपके जहन में क्वेश्चन रहते हैं कि वाइटल साइंस हम कब लें। देखिए, अपॉन एडमिशन, अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट एडमिट हो रहा है तो आपको तो वाइटल साइंस लेना है। क्योंकि आपको पता तो चल जाएगा कि इस बॉडी की जो बेसलाइन डेटा है वो पहले आप तो ले कि ये पेशेंट जो है किस कंडीशन के साथ आया है। सो पहले अपॉन एडमिशन जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है वहाँ पर हम पूरा वाइटल साइंस लेते हैं पेशेंट का ऑन अ रूटीन बेसिस, या फिर जब जैसे ही शिफ्ट बदल जाती है या हम जिस तरीके से मॉर्निंग जाते हैं तो हम रूटीन बेसिस पर पेशेंट की वाइटल साइन लेते हैं। वो किस लिए? इसलिए कि
जो पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो तो हमें वाइटल साइंस ही बताएगा कि अब वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है या अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। बिफोर एंड आफ्टर इन्वेसिव प्रोसीजर, अब अगर फॉर एग्जांपल ऐसा प्रोसीजर कि जिसमें आप बॉडी को पंक्चर कर रहे हैं, पंक्चर मीन अगर फॉर एग्जांपल किसी टिश्यू को पंक्चर कर रहे हैं, अब ऑपरेशन है, सर्जरी की मिसाल मैं लूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप सर्जरी कर रहे हैं, इट इज़ एन इन्वेसिव प्रोसीजर। इसमें ब्लड लॉस भी होती है और इसमें आप डिफरेंट टिश्यूज़ को भी मतलब काट लेते हैं, तो आपको फिर इसके बाद वाइटल साइन ज़रूर देखनी चाहिए कि इसके ऊपर, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ब्लड प्रेशर, पल्स और टेम्परेचर पर ही इसका असर पड़ता है। बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, अगर हमने कोई ऐसा मेडिसिन हम इंसर्ट करते हैं लाइक जिसकी अगर हम उसकी अगर वाइटल साइन पे कोई असर पड़ता है, लाइक फॉर एग्जांपल हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट को ना उनकी कंडीशन को बेहतर करने के लिए, तो हम बिफोर उस मेडिकेशन के वाइटल साइंस चेक कर लेते हैं कि वो किस कंडीशन में है। और फिर अगर हम मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं उसके 40-45 मिनट बाद या अगर हफ्ते बाद या अगर एक दिन बाद हम वाइटल्स चेक करते हैं, तो वो नॉर्मल की तरफ चले जाएंगे ना, हम एक्सपेक्टेड तो ये है कि वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसीलिए हम बिफोर एंड आफ्टर मेडिकेशन चेक करते हैं। एनी डिटायरेशन ऑफ पेशेंट जनरल कंडीशन, देखिए पेशेंट की जनरल कंडीशन में कोई भी चेंज आ गया, फॉर एग्जांपल अगर वो डिजीनेस फील करता है, वो कहता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं या कोई और इस तरीके से अगर कोई इसको थकावट महसूस हो रहा है, सो वी शुड टेक वाइटल साइंस लाइक अगर यहाँ पर वो बॉडी की डिटायरेशन है तो हम वाइटल्स चेक करेंगे। बिफोर एंड आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशन दैट may influence वाइटल साइंस, अगर आपका ऐसा कोई इंटरवेंशन, आपका ऐसा कोई एक्ट, आप कोई ऐसा पेशेंट की केयर के लिए कोई ऐसा इंटरवेंशन करने वाले हैं जिसको आपको पता है कि वाइटल साइंस को अफेक्ट कर सकता है, सो आपको पहले क्या वाइटल्स जो है वो मालूम करनी चाहिए और बाद में भी मालूम करनी चाहिए। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दे दूँ सिंपल, ये डाइक्लोफेनिक सोडियम एक इंजेक्शन आता है जो कि पेन किलर होता है, पेन के लिए हम एडमिनिस्टर करते हैं। तो ऐसे पेशेंट की जो फॉर एग्जांपल हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, तो अगर उसको हम डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजर्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसके बाद उसका प्रॉबेबली ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है क्योंकि सोडियम वाटर लेवल है। सो हमें पहले भी वाइटल्स मालूम करने चाहिए, बाद में भी वाइटल्स मालूम करने चाहिए किस मेडिकेशन का उसके वाइटल्स पे कोई असर तो नहीं पड़ रहा। लाइक प्रायर टू मेडिकल इमरजेंसी, और जो भी मेडिकल इमरजेंसी हैं, जिस तरीके से कोई भी मेडिकल इमरजेंसी केस आ गया तो वो तो हमें वाइटल से ही पता चल जाएगा कि अब इस पेशेंट की कंडीशन कैसे है। तो उसके लिए फिर हम आजकल तो मॉडर्न दौर है, इक्विपमेंट्स हो, जल्दी से मॉनिटर मशीन के साथ लगाया दिया जाता है और उसका ब्लड प्रेशर, पल्स और टेम्परेचर सारे मॉनिटर पर हमें नज़र आ जाते हैं। सो ये वो कंडीशन है जहाँ पर हम वाइटल्स चेक करते हैं। अब टेम्परेचर क्या है गुरु, देखो सिंपल, इट्स द हॉटनेस और कूलनेस ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो ठंडापन है या गर्म पन है, उसको ये टेम्परेचर कहते हैं। इट इज़ द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी एंड हीट लॉस्ट बाय द बॉडी। देखो हमारे बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट मतलब अमल होते हैं जिसके वजह से, या डिफरेंट ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडीज़ में जिसकी रिजल्ट में टेम्परेचर जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये अमल हो जाए और इसी तरीके से ये रिएक्शंस कंटिन्यू हो जाए तो टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा बॉडी का। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा मैकेनिज़्म फिर वापस से पैदा किया कि जो इस टेम्परेचर को लॉस भी करे और बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखा जाए। सो हीट प्रोड्यूस होता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ से, डिफरेंट रिएक्शन से, और फिर लॉस भी हो जाती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट रिएक्शन से। लाइक हीट प्रोड्यूस, देखिए फार्मूला ये कि हीट प्रोड्यूस माइनस हीट लॉस इज इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर। लाइक फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान जो है वो हीट इज़ ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, और फिर हम उसको लॉस्ट कैसे करते हैं, थ्रू स्वेटिंग, थ्रू हमारी रिस्पायरेशन, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम सर्दी की बात करें, उधर तो स्वेटिंग नहीं होती, तो जो हमारी मुंह से एक बड़ास सा निकल जाता है, एक वार्म एयर बाहर निकलता है, तो इसमें हम टेम्परेचर के जो वेपर्स हैं वो हम बाहर सिक्रेट करते हैं और हम अपनी बॉडी का जो एक्सेसिव टेम्परेचर है वो बाहर लॉस्ट करते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। देयर आर द टू काइंड ऑफ टेम्परेचर, लाइक वन इज कोर बॉडी टेम्परेचर एंड सरफेस बॉडी टेम्परेचर। देखिए कोर बॉडी टेम्परेचर जो है वो इनसाइड टिश्यू का टेम्परेचर होता है, सरफेस बॉडी टेम्परेचर जो कि सरफेस का स्किन बॉडी टेम्परेचर है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ मौजूद भी है। कोर टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ द डीप टिश्यूज ऑफ द बॉडी। अब हमारी बॉडी की जो डीप टिश्यूज़ हैं
यानी मतलब इनसाइड बॉडी की जो टेम्परेचर होते हैं इसको कोर बॉडी टेम्परेचर, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, इजी एमसीक्यूज़ हैं, आप इसको देख लें। It remains constant and varies very little. Is +1 Fahrenheit except when a person is a fever. Like ये कहते हैं कि जो कोर बॉडी टेम्परेचर है ये बहुत कांस्टेंट रहता है, और ये मतलब बाहर इन्वायरमेंट के साथ ये बहुत कम वेरी करता है, मतलब उसके में ये तो बहुत कम ये एनवायरनमेंट के साथ जो है वो चेंज होता है, मतलब ये अगर चेंज भी होता है तो इसमें सिर्फ +1 फ़ारेनहीट की डिफरेंस आ सकती है। ये फ़ीवर की बात नहीं करें, फ़ीवर के दौरान तो ये इंक्रीज़ होगा, लेकिन अगर फ़ीवर नहीं, नॉर्मल कंडीशन में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के तनासब से ये +1 फ़ारेनहीट या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, वरना ये कांस्टेंट रहता है, ये बात कर रहे हैं। अब जो सरफेस टेम्परेचर है, बाय कंट्रास्ट द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस आर स्किन, जो हमारी स्किन का टेम्परेचर है आउटसाइड द बॉडी, like it fluctuates, rises and falls in response to the environment। अब ये जो यहाँ पर एमसीक्यूज देखो, एक तो इजी एमसीक्यूज अगर इससे आता है तो वो क्या आएगा कि जो इनसाइड बॉडी यानी डीप टिश्यूज का टेम्परेचर इसको क्या कहते हैं, तो उसको कोर बॉडी टेम्परेचर कहते हैं, या अगर स्किन की टेम्परेचर इसको क्या कहते हैं, इसको सरफेस टेम्परेचर कहते हैं। अब अगर थोड़ा सा इस एमसीक्यूज को मीडियम की तरफ लेके जाएगा, मतलब हार्ड एमसीक्यूज नहीं है, सख्त नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा वो सख्त बनाने की कोशिश करेगा तो ये लेके आएगा कि बॉडी का वो कौन सा टेम्परेचर है जो कि कांस्टेंट रहता है, और जो कि आउटसाइड एनवायरनमेंट को बहुत लिटिल उसमें चेंजेस आ जाती हैं, और तो वो होगा आपका कोर बॉडी टेम्परेचर। दूसरा एमसीक्यूज ये है कि अगर ऐसा टेम्परेचर जो कि रिस्पांस, मतलब जो कि एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की रिस्पांस में इसमें फ्लक्चुएशन आ जाती हैं, तो वो कौन सा है, वो सरफेस टेम्परेचर, क्योंकि वो तो बाहर का टेम्परेचर होता है, जिस एनवायरनमेंट से आप इंट्रोड्यूस हो जाए वहाँ वो उस एनवायरनमेंट के मुताबिक उसमें चेंजेस आ जाएगी। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑन स्केल बट a range of temperature, like when measured orally for an adult, on an average it is between 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल जो रेंज है टेम्परेचर का वो 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस है, या अगर फ़ारेनहीट में आप 96.8 टू 100 फ़ारेनहीट लिख सकते हैं, ये रेंज है। अब अगर रेट का पूछा जाए तो वो क्या होगा, इसका जो बीच का हिस्सा है, लाइक मतलब 37.5 आएगा इसका, और इसका भी 98 समथिंग आएगा, तो वो इसका नॉर्मल रेट होगा, बाकी ये रेंज है। इस एमसीक्यूज़ में आते हैं कि म्यूक एमसीक्यूज़ में कंफ्यूज आते हैं, बाज़ टाइम आपसे तो नॉर्मल टेम्परेचर के बारे में पूछा जाएगा, बाज़ टाइम में आपको रेंज पूछा जाएगा, तो आपको इस चीज़ के में डिफरेंस जो है वो ज़रूर याद रखनी चाहिए। मैं जल्दी करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा ना हो, फिर आप लोग बोर हो जाते हैं। सो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, अब बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कहाँ से हो जाते हैं, मतलब कौन ऐसा है कि जो इस टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो देखिए, द सिस्टम दैट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर हैज़ थ्री मेन पार्ट्स, लाइक फर्स्ट तो हमारे सेंसर्स होते हैं, पेरिफेरी एंड द कोर। कोर बॉडी में, या हमारी जो पेरिफेरीज है, पैर, हमारे हाथ पाँव, इसमें हमारे पास सेंसेस होते हैं, एन इंटीग्रेटर इन दी हाइपोथैलेमस, और दूसरी बात जो है हाइपोथैलेमस में हमारे पास एक इंटीग्रेटर सिस्टम है, एन इफेक्टर सिस्टम दैट जस्ट द प्रोडक्शन ऑफ लॉस ऑफ बॉडी हीट कहाँ से रेगुलेट होती है, मतलब कहाँ से मेंटेन होती है। ये तो एक तो हमारे पास सेंसर्स लगे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स, जो कि लगे होते हैं ओवरऑल हमारी स्किन में, जो कि हीट या कूल्ड को सेंस करते हैं। फिर इसके बाद जो है हाइपर वो सेंसरी इंफॉर्मेशन जाएगी इफ अपेरेंट न्यूरॉन के थ्रू, जाएगी कहाँ, हाइपोथैलेमस तक, वहाँ पर हीट सेंटर है। हाइपोथैलेमस एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन हीट सेंटर है या थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है, वो हमारे पास हाइपोथैलेमस है। वहाँ पर ये एक इंटीग्रेटर सिस्टम सेंटर भी आप इसको कहते हैं, रेगुलेटरी सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं, और थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम भी आप इसको सेंटर भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर हाइपोथैलेमस सेंस करेगा, फिर जाके वो इफेक्टर को कब देगा, थ्रू ई फ्रंट न्यूरॉन। ई फ्रंट न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो कि ब्रेन से मैसेजेस लेके आते हैं बॉडी तक। अपेरेंट न्यूरॉन होते हैं जो कि बॉडी से मैसेजेस लेके जाते हैं ब्रेन तक। तो जो इफेक्टर सिस्टम है उनको हुक्म देगा, और अब वो इफेक्टर कौन से होते हैं, लाइक हमारे स्वेट ग्लैंड्स, लाइक हमारे मसल्स। हम स्टार्ट करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल बॉडी को कोल्डनेस महसूस होती है तो हमारे ऊपर शेवरिंग आ जाते हैं, दैट व्हाट मसल एक्टिविटी बढ़ जाती है और वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में गर्मी हमें लग जाती है तो हमारे स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं और हमें पसीना जो है वो बाहर सिक्रीट करते हैं, और फिर उसके बाद जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा जिस पे हवा लगती है और हमें ठंड महसूस होता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द थर्मोरेगुलेशन सेंटर ऑफ द ब्रेन। लाइक मोस्ट सेंसर्स आर सेंसरी रिसेप्टर्स आर इन द स्किन। हमारे स्किन में सबसे ज़्यादा जो सेंसर्स हैं ना, वो क्या है,
वो हमारे स्किन में है। लाइक द स्किन हैज़ मोर रिसेप्टर फॉर कूल्ड देन वार्म। अब एमसीक्यूज के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्किन में कौन से रिसेप्टर जो है वो ज़्यादा है, कूल्ड के या वार्म के। तो हमारे बॉडी में जो कूल्ड के रिसेप्टर्स हैं वो ज़्यादा है बिकॉज एफिशिएंटली देन वार्म। इसीलिए हमें सर्दी भी ज़्यादा लग जाती है एज़ कम्पेयर टू गर्मी। हमें सर्दी ज़्यादा इसलिए लगती है क्योंकि हमारे स्किन में कूल्ड के रिसेप्टर ज़्यादा है, कूल्ड के सेंसर ज़्यादा है। व्हेन द स्किन बिकम्स चिल्ड ओवर the entire body, the physiological process to increase the body temperature take place। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कहीं पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाती है तो हमारी बॉडी में कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं फिजियोलॉजिकल, जिसकी वजह से हम वापस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है, दैट इज शेवरिंग इंक्रीजेज हीट प्रोडक्शन। शेवरिंग स्टार्ट हो जाती है। देखो शेवरिंग जब स्टार्ट होती है तो हमारी हमारी मसल्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो इसके अंदर मायोफिलामेंट्स है जिसको हम एक्टिन माइसिन कहते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग मूवमेंट स्टार्ट करती हैं और वहाँ से हमारे ऊपर हमारे साथ जो है वो फ्रिक्शन में टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है और थोड़ी टाइम में हमारी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। लाइक अब अगर स्वेटिंग की बात करें तो स्वेटिंग इनहिबिट हो जाता है। इन जब का हमें कोल्ड महसूस हो, जब हमें ठंड लग जाए तो स्वेटिंग इनहिबिट हो जाता है। अगर स्वेटिंग इनहिबिट हो जाए तो हीट लॉस नहीं होगी। और सेकेंडली वेजो कंस्ट्रक्शन डिक्रीजेज हीट लॉस। अब अगर वेजो कंस्ट्रक्शन कहते हैं वेसल की जो डायमीटर है वो कम हो जाते हैं। हमारी जो रगें हैं मतलब खून की नालियाँ हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्मल में इस तरह होती है तो वो वेजो कंस्ट्रक्शन मीन फिर जब कूल्ड हमें लगे तो इस कंडीशन में इस तरह आ जाती है ताकि जो हमारी बॉडी का खून है वो ज़्यादा डायमीटर में नहीं जाएगा तो ज़्यादा उससे उसका एनवायरनमेंट सरफेस, देखो वो सरफेस तक ब्लड आती है ना, हमारी स्किन तक ब्लड आ जाती है तो उनका बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ तो ज़्यादा फिर वो एक्सपोज होता है तो वहाँ पर उनकी कोल्ड मतलब थोड़े से वो कोल्ड बन जाते हैं। तो वेजो कंस्ट्रक्शन जब होगी तो कम ब्लड आएगी तो कम ब्लड कूल के साथ एक्सपोज होगी तो इसी वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वापस हार्ट की तरफ चला जाएगा। लाइक अब अगर रेगुलेशन अब बॉडी टेम्परेचर हम उसी टॉपिक में ही बात कर रहे हैं। सो बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय बैलेंसिंग द अमाउंट ऑफ हीट द बॉडी प्रोड्यूस विद द अमाउंट ऑफ हीट द बॉडी लॉस। जिस तरह की हम पहले हमने बात की, जितनी टेम्परेचर प्रोड्यूस होती हैं उतनी ही लॉस हो जाती हैं। सो दैट इज कॉल्ड द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी हीट इज प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। देखिए मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में एक नॉर्मल मैकेनिज्म है मेटाबॉलिज्म जो हो जाती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कम्प्लेक्स मटेरियल है उसको अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट करना, इस अमल को जिससे हमें एनर्जी मिलती है इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इसी बीच हमारे साथ एक्टिविटी होती है, हीट इज़ ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है विच इज़ द सम ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी। जो कि जितनी भी अब मेटाबॉलिज्म इज़ द सम, यानी मतलब ये मजमुआ है तमाम जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी में होती है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बॉडी में होती हैं, इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लाइक द हाइपोथैलेमस, फर्स्ट तो वहाँ से ये रेगुलेट होती है। द हाइपोथैलेमस अ ग्लैंड लोकेटेड इन द ब्रेन एक्ट इज अ थर्मोरेगुलेटर। जिस तरीके अभी मैंने पहले बता दिया, इट इज एबल टू एडजस्ट बॉडी टेम्परेचर दैट रिजल्ट इन ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हीट प्रोडक्शन थ्रू आउट द डे। अब हाइपोथैलेमस का क्या काम है? पहले हमने कहा हमारे स्किन में सेंसेस लगे होते हैं और कोर बॉडी में भी सेंसेस लगे होते हैं। अब अगर टेम्परेचर नॉर्मल से नीचे जा रहा है तो वही सेंसर इसको सेंस करके हाइपोथैलेमस तक भेजेगा। हाइपोथैलेमस वापस इफेक्टर को हुक्म देगा। अगर टेम्परेचर कम है तो इफेक्टर हमारे पास किस चीज़ को हुक्म देगा? स्वेट ग्लैंड इनहिबिट होंगे, साथ में शेवरिंग स्टार्ट होगी, साथ में वेजो कंस्ट्रक्शन होगी जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज्ड है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो हमारे सेंसर इसको फील करके हाइपोथैलेमस तक लेके जाएगा, वो इफेक्टर को हुक्म देगा। जब वो इफेक्टर को हुक्म देगा तो हमारे पास जो है वेजो डायलेशन होगी। अब उधर वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, इधर वेजो डायलेशन होगी, वेसल्स डायलेट होंगे, खोले होंगे तो ज़्यादा ब्लड बाहर के इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज होगा और इसकी टेम्परेचर कम हो जाएगी। दूसरी स्वेट ग्लैंड को हुक्म देगा और वो वहाँ पर स्वेटिंग स्टार्ट होगी, डायपोरेसिस जिसको हम कहते हैं, जो इसकी वजह से जो है वो ज़्यादा बाहर जाएगी फ्लूइड और डिहाइड्रेशन थोड़ी सी स्टार्ट होगी तो इसकी कंडीशन में। अच्छा, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पर अब एमसीक्यूज में ये भी इंपॉर्टेंट है कि द इंटीरियर हाइपोथैलेमस प्रोमोट हीट लॉस। ये जो हीट लॉस है उसको प्रोमोट कौन करता है? सो दैट इज़ द इंटीरियर हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के दो पार्ट्स हैं, एक है इंटीरियर एक है पोस्टीरियर। ठीक है, तो इंटीरियर हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है? क्योंकि वो वेजो डायलेशन करता है और स्वेटिंग कॉज करता है। ठीक है, वेजो डायलेशन कॉज करता है और स्वेटिंग कॉज करता है, ये देख रहे हैं आप।
अच्छा, फिर द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस का क्या काम है? अब यार ये कंजर्वेशन करता है, हीट को कंजर्व करता है, हीट को स्टोर करता है बाय वेजो कंस्ट्रक्शन। वो वेजो कंस्ट्रक्शन कहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हीट प्रोडक्शन एंड मेंटेन बाय कोर टेम्परेचर। तो हीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं थ्रू प्रोसेसेस एक्टिवेट हो जाती हैं और हीट को इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। लाइक थर्मो रेगुलेशन, अगर हम थर्मो रेगुलेशन की बात करें, थर्म कहते हैं थर्म कहते हैं टेम्परेचर को, यानी जिस तरीके के थर्मामीटर भी आप देखते हैं। थर्मो मीन टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन हाउ इट रेगुलेट्स। Thermoregulation balance between heat production and heat loss when the amount of heat produced by the body exactly equal to the amount of heat lost the person is in heat balance. लाइक हीट बैलेंस या थर्मोरेगुलेशन, इसको हम कहेंगे कि जितनी हीट बॉडी प्रोड्यूस करती है और उतनी ही वापस लॉस हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ हीट, और दैट इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। अब हीट प्रोडक्शन कैसी होती है और हीट लॉस कैसी होती है, या इसको किस तरीके की टर्मिनोलॉजीज इसको कहा जाता है। तो अब अगर देख लें कि अगर हमारे पास हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। देखिए अब थर्मोजेनेसिस हीट प्रोडक्शन को कहते हैं। फिर से वही बात कि थर्मो मीन टेम्परेचर, जेनेसिस मीन फॉर्मेशन, जेनेसिस मीन फॉर्मेशन, सही शो। where the heat loss to the environment is called thermolysis। अब थर्मोलाइसिस हीट लॉस को कहते हैं। तो थर्मो मीन टेम्परेचर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, हीट की जब ब्रेक डाउन होती है, हीट लॉस जब होती है, दैट इज कॉल्ड थर्मोलाइसिस। दो टर्मिनोलॉजी से इससे भी एमसीक्यूज आ सकता है अगर इजी एमसीक्यूज आना है तो। लाइक हीट प्रोडक्शन किस तरीके से फिर होती है? हमारे पास हीट प्रोडक्शन एक बेसल मेटाबॉलिक रेट से होती है, एक मसल एक्टिविटी से होती है। अब आप लोग बीएमआर की तरफ सोच रहे हैं कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या है? इज द टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज दैट योर बॉडी नीड्स टू परफॉर्म बेसिक। अब हमारी बॉडी को जो बेसिक जो कैलोरीज हैं, जो हमारी बॉडी की सर्वाइवल के लिए, लाइक अगर हम ब्रीदिंग या सर्कुलेशन या इन प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए एक एक कैलोरीज की ज़रूरत होती है, जिसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। और हमारी मेटाबॉलिज्म जो है वो एनर्जी हमें देती है रोज़ाना के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट। आई थिंक 2000 और 2500 कैलोरी कैलोरी, बट आई फॉरगॉट। आप लोग फिर अपने लिए सर्च कर लें। सो हमने अभी इससे पहले कहा कि जैसे ही मेटाबॉलिज्म होती है तो हमारे पास हीट इज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। सो वहाँ से हीट की प्रोडक्शन एक तो वहाँ से होती है। दूसरी मसल एक्टिविटी, लाइक बॉडी सेल्स आर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसिंग एंड ब्रेक डाउन एटीपी। एक तो हमारी बॉडी सेल्स जो है वो एटीपीज जो कि एनर्जी करेंसीज है, इसकी ब्रेक डाउन करती हैं, मतलब इसको यूज़ करते हैं, एंड दिस केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हीट प्रोडक्ट। और वो एटीपी की लाइसिस जिस 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 मैकेनिज्म के थ्रू होती है, वहाँ से जो है वो क्या होती है, हमारे पास हीट प्रोड्यूस होता है। या दूसरी मसल एक्टिविटी ये है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज के दौरान आपकी मसल्स यूज़ होती है ना, आप स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं, मसल यूज़ करते हैं, वहाँ से भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो फिर रिएक्शन वही होता है कि जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत होगी, और जब ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत होगी तो ज़्यादा एटीपीज जो है वो ब्रेक डाउन होंगे और केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होंगे, तो इसी नतीजे में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। एक और है जिसको कि हम कहते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होती है। और अब ये थायरॉक्सिन जब सिक्रीट होती है, डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मोस्ट टिश्यूज लीडिंग टू एन इंक्रीज और बेसिक मेटाबॉलिक रेट। अब थायरॉक्सिन नॉर्मली ये सिक्रीट होता है मेटाबॉलिज्म के लिए। हमारी बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए, या हमें ज़्यादा मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत है, या नॉर्मल अगर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए हम हमें एनर्जी की जब ज़रूरत होती है तो हमें मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत है, और मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होती है थायराइड ग्लैंड से। तो जैसे ही मेटाबॉलिज्म होगी तो वहाँ पर हीट इज़ ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। और सेकंड फोर्थली यहाँ पे एक है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, या जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेंट। देखिए हम पर जब गुस्सा आ जाता है या हम स्ट्रेस कंडीशन में चले जाते हैं, तो हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है। Epinephrine or norepinephrine are the hormones. These two hormones are secreted from the adrenal medulla। ये हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड, जो दोनों किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स मौजूद हैं, वहाँ पर ब्रेन से एक हार्मोन आती है। वेन एवर स्ट्रेस, वेन एवर आप गुस्सा हो जाते हैं या कोई ऐसा कंडीशन आ जाते हैं कि जिसमें आप डर जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और जब वो एक्टिवेट होगा तो एड्रीनल ग्लैंड से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसको हम एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, या इसको फिर दूसरा नाम भी कहते हैं जिसको कहते हैं एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन। ये अपने साथ नोट कर लें। रिलीज बाय द एड्रीनल मेडुला एंड नर्वस सिस्टम रिस्पेक्टिवली, दीज आर द फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स। ये फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स हैं।
आपको किसी कंडीशन से लड़ने के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं आपकी बॉडी। व्हेन द बॉडी इज़ अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, अगर बॉडी एक्सट्रीम स्ट्रेस या प्रेशर में है, ड्यूरिंग स्ट्रेस मच ऑफ द बॉडीज एनर्जीज इज यूज टू कम्बाट इमिनेंट डेंजर्स, जो डेंजर है इसको महफूज बनाने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक ज़लज़ला आया था, उसी ज़लज़ले से आप डर रहे थे और आपने भागना शुरू किया, और इसी कंडीशन में आपकी बॉडी की टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाती है, पल्स रेट भी इंक्रीज़ हो जाती है, आपकी ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, आपके ऊपर स्वेटिंग आ जाता है। अक्सर जो सड़े वेरी या वतख्ती या मंडा वही नागबानी गर्मी क्यों पलबेगी है ना। नो, सो दैट इज़ व्हाट, वहाँ पर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है आपकी बॉडी की हीट प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। हीट लॉस अब किस तरीके से होती है, देखिए रेडिएशन, हमारी बॉडी से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो सिक्रीट होते हैं, और वो जब एक्सक्रीट होते हैं तो वहाँ से एमिशन ऑफ, मतलब वहाँ से हीट जो है वो एमिट होता है बाहर इन्वायरमेंट को। दूसरी है कंडक्शन। अब देखिए कंडक्शन, अगर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से बॉडी के साथ जो टकराएं, लाइक फॉर एग्जांपल इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट। कंडक्शन में हम डायरेक्ट कंटेक्ट, एक चीज़ हो उसका उस ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट कंटेक्ट होगा, मतलब अगर लाइक हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय सॉलिड मटेरियल, लाइक फॉर एग्जांपल एक पर्सन बीमार है तो हम उसके ऊपर टावल लगते हैं, तूलिया मंगवाई लमदा तूलिया पे किए रखना, जो वेट टावल हम इसके ऊपर रखते हैं, तो ये डायरेक्ट कंटेक्ट उसके फेस के साथ आ गया, और वहाँ से फिर थोड़ी देर के बाद जब हम वो टावल हटा देते हैं वो गर्म हो जाते हैं। वो हमने एक बॉडी से हीट ट्रांसफ़र किया टावल में थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट, इसको हम कहते हैं कंडक्शन। लाइक हम अगर जब कूल्ड स्पंजिंग हम करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड कंडक्शन। लाइक कन्विक्शन कहते हैं इज़ द डिस्पर्शन ऑफ हीट बाय एयर, हम पंखा लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को ठंडा बना लेते हैं अपने ऊपर, यहाँ पर अब डायरेक्ट कंटेक्ट तो नहीं है लेकिन हीट लॉस होता है थ्रू ईयर। अब इस दौरान एमसीक्यूज़ में ये भी आते हैं कि कंडक्शन और कन्वेक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है, तो ये है कि एक में डायरेक्ट कंटेक्ट इन्वॉल्व है, दूसरे में डायरेक्ट कंटेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। लाइक अब कन्वर्जन और वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन कहते हैं कि इवापोरेशन इज़ द कंटिन्यूस एवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जिस तरीके से हम क्या करते हैं कि जब हम सांस लेते हैं और निकालते हैं, तो जब सांस हम निकालते हैं तो हमारी जो हीट लॉस है वो इवापोरेशन की सूरत में, वेपर्स यानी बुखारात की सूरत में बाहर हीट लॉस होता है, डायरेक्ट एंड फ्रॉम द म्यूकोजा ऑफ माउथ एज वेल एज फ्रॉम द स्किन, स्किन से भी हीट लॉस होता है थ्रू स्वेटिंग। ये कुछ नॉर्मल रेंज दिए गए हैं बॉडी टेम्परेचर का, कि ओरल या टेम्पेनिक अगर वो सेल्सियस में है तो कितना होगा, अगर वो टेम्परेचर में तो कितना होगा, फॉन हीट में सॉरी, फिर रेक्टल, और फिर ये एक्सिलरी। रेक्टल टेम्परेचर हमारे पास कौन सा होता है, अब देखिए रेक्टल थ्रू रेक्टम यानी थ्रू एनस, यानी जो आप तो समझ रहे हैं कि जो रेक्टम के थ्रू हम टेम्परेचर चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेक्टल। अब ओरल और टेम्पेनिक, ओरल मीन जो हम मुंह से लेते हैं, टेम्पेनिक जो कान से लिया जाता है, और एक्सिलरी मीन थ्रू जब बगल से हम लेते हैं, तरख नचोड़ते मंगवाई। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल हम इन्फेंट की बात करें तो बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो कि टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं एज, तो एज किस तरीके से टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करता है, देखिए हमारे पास एक तो इन्फेंट्स होते हैं, एक ओल्डर एडल्ट होते हैं, तो ये दोनों थोड़े से लेस सेंसिटिव होते हैं इस कंडीशन एज कम्पेयर टू नॉर्मल एडल्ट। लाइक इन्फेंट्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर को इन्फंट हम कहते हैं उस बच्चे को जिसका एज होता है 28 डेज से लेकर 1 साल तक। इस बच इस व- सा इस जो ड्यूरेशन है, इस एज के बच्चे को हम इन्फंट्स कहते हैं, 28 डेज से लेकर 1 साल तक। और जो 28 डेज से मतलब 0 to 28 डेज हैं उसको हम फिर न्यूनेट कहते हैं। तो ये बच्चे जो हैं ये ज़्यादा टेम्परेचर को सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर पूरी एक डेवलप नहीं होते हैं, वो ग्लैंड्स नहीं बन सकते हैं, वो जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है ब्रेन में वो फुली डेवलप नहीं है, अभी अभी इन्वायरमेंट में आए हैं, तो इस वजह से वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। एंड चिल्ड्रन आर मोर लेबाइल देन adults, and elderly are extremely sensitive to environmental change due to decreased thermoregulatory control। जो थर्मोरेगुलेटरी कंट्रोल है वो अभी तक डेवलप नहीं है फुल तरीके से, तो इसी वजह से जो इन्वायरमेंटल चेंज हो या चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, वो ज़्यादा इफेक्ट होती है।
डायरनल वेरिएशन की अगर हम बात करें, सुबह रात और डायरनल वेरिएशन कहते हैं रात का आना और दिन का आना। ये कहते हैं कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली चेंज थ्रू आउट द डे, वेरिंग एज मच एज 1.0 degree Celsius between early morning and late afternoon. The point of the highest body temperature is usually related between reached between 8 p.m. to 12 midnight. देखिए, एमसीक्यूज में ये आ सकता है कि हमारी बॉडी का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो कितना हो, वो किस टाइम जो है वो अपनी हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है, यानी दैट इज़ बिटवीन 8 p.m. टू मिड नाइट 12 midnight। अब इस दौरान क्या होता है कि इस दौरान आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव हो जाते हैं, आप एक्टिव होते हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें खाई होती हैं और उसमें क्या होता है कि आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो इस दौरान एक्टिव होते हैं, या जो आपकी हार्मोन्स है वो इस दौरान एक्टिव होते हैं। क्या होता है कि यहाँ पर जो आपकी टेम्परेचर है वो पीक पर चले जाते हैं। लाइक द लोवेस्ट पॉइंट इज रीच ड्यूरिंग स्लीप बिटवीन 4 a.m. टू 6 a.m। जब सुबह का टाइम होता है जिस वक्त अजानें होती हैं 4 a.m. टू 6 a.m, वहाँ पर जो आपकी बॉडी की जो सारी मेटाबॉलिज्म है वो डाउन होती है, आपकी हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो डाउन होती है, आप एक्टिव भी नहीं होते, फिजिकली आप एक्टिव भी नहीं होते, तो उस दौरान जो है आपकी टेम्परेचर वो कम होगी। एक्सरसाइज के दौरान जिस तरह से अब हमें इससे पहले बताया कि मसल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं जिसकी वजह से आपके टेम्परेचर बढ़ जाती हैं। लाइक हार्मोन्स, अब वमेन यूजुअली एक्सपीरियंस मोर हार्मोन फ्लक्चुएशन देन मेन। अब ये एक पॉइंट उन्होंने डाला है कि मेंस की निस्बत फीमेल्स जो है वो ज़्यादा उनकी हार्मोन में फ्लक्चुएशन आती है गर्मी सर्दी, बिकॉज उनमें अच्छा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन होती है, तो that is just because of the normal menstrual cycle which take place every month in a mature woman, in a mature girl। तो वो क्या होता है कि जो एवरी मंथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं और जहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन होती है, तो नॉर्मली उनको गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा फील होगी फीमेल को ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन। स्ट्रेस में इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रेस है, मैंने इससे पहले जो एग्जांपल दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, उस कंडीशन में अगर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस को एक्टिवेट करने के लिए जो इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन सिक्रिएट होती हैं, तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है और वहाँ पर हार्ट हीट प्रोडक्शन होती है। अगर इन्वायरमेंट, जाहिर सी बात है, अगर इन्वायरमेंट ठंडा हो तो आप भी, आपका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन तो होगा, और अगर इन्वायरमेंट गर्म है तो आप भी गर्मी महसूस करोगे। These are some these were the factors which were affecting the temperature। अब लगे फॉर एग्जांपल रेक्टल की हम अगर बात करें, तो अगर फॉर एग्जांपल आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होगा, जब हार्ड एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो रेक्टल टेम्परेचर है वो चला जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस पे। नॉर्मली वो रहता है यहाँ पे है 38.5 या 38.6 या यहाँ पे रहता है, लेकिन अगर हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो आपका रेक्टल जो टेम्परेचर है वो पहुँच जाता है 40 पर, और ओरल जो टेम्परेचर है वो आपका पहुँच जाता है 104 पर। यानी मतलब वो ये यहाँ से सीखी जाता है, अगर हार्ड वर्क इमोशन और फ्यू नॉर्मल एडल्ट्स मैनी एक्टिव चिल्ड्रन, तो उनका जो टेम्परेचर है वो रहता है इस रेंज में। या इमोशन मॉडरेट एक्सरसाइज फ्यू नॉर्मल एडल्ट मैनी एक्टिव चिल्ड्रन, अगर फॉर एग्जाम्पल रेक्टल फिर वो यहाँ पे पहुँच जाता है यहाँ पर, या यूजुअल रेंज में यहाँ, या मॉर्निंग मॉर्निंग अगर अर्ली मॉर्निंग आप आ जाए और आप चेक करें टेम्परेचर, तो आपका जो टेम्परेचर होगा वो 36.2 36 समथिंग आ जाएगा, और अर्ली मॉर्निंग में अगर आप कूल वेदर में है तो आपका टेम्परेचर 96 आ जाएगी। दीज आर दी अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर कि फीवर है, हाइपरथर्मिया है, हार्ट हीट स्ट्रोक है, हीट एग्जॉस्शन है, या हाइपोथर्मिया है, तो ये टर्मिनोलॉजीज क्या आगे जाके पढ़ेंगे अभी। अब अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर, किस तरीके से अल्ट्रेशन आती है बॉडी टेम्परेचर में, तो द नॉर्मल रेंज फॉर adult is considered to be between 36 डिग्री सेल्सियस एंड 37.5 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस में हो, तो अगर फ़ारेनहाइट में है तो कितना होगा, ये नॉर्मल रहेगा। देयर आर टू प्राइमरी अल्ट्रेशन। अब प्राइमरी अल्ट्रेशन कितने हैं, सीक्यूज में आ सकते हैं कि प्राइमरी अल्ट्रेशन कितने हैं, तो वो दो हैं। लाइक आप फिर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि जो अभी फ्यूर की किस्में हैं, क्योंकि जो प्राइमरी है वो दो है, वो तो या हाइपरथर्मिया है या हाइपोथर्मिया है, या तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीज हुआ है तो उसको पायरेक्सिया भी कहते हैं। पायरेक्सिया हम नॉर्मली फीवर को कहते हैं। लाइक अ बॉडी टेम्परेचर अबव द यूजुअल रेंज इज कॉल्ड पायरेक्सिया। तो वो यूजुअल रेंज किया था। अब अगर टेम्परेचर किससे इंक्रीज होगा, 96 से नहीं, अगर 95 से इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, हाइपरथर्मिया होगा या फीवर होगा या पायरेक्सिया होगा।
अब अगर टेम्परेचर हाइपोथर्मिया है तो वो 95 99 से डिक्रीज नहीं बल्कि 96 से अगर वो डिक्रीज हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। A very high fever, such as 41 degrees Celsius or 105.8 degree Fahrenheit, is called hyperpyrexia. फिर पायरेक्सिया की भी टाइप है, इसमें हाइपरपायरेक्सिया जब 105 102 से अबाव हो जाए। नॉर्मली हम जब अगर डिनोट करते हैं कि पेशेंट की फीवर है तो उसको हम एक टर्मिनोलॉजी देते हैं फेब्राइल। द क्लाइंट हु हैज़ अ फीवर इज रिफर्ड टू एज फेब्राइल। हम लिखते हैं कि फेब्राइल है और फिर टेम्परेचर लिख देते हैं। अब अगर उसका टेम्परेचर नहीं है तो हम उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी मेडिकल टर्म में यूज़ करते हैं एफेब्राइल। देखिए हम जब हॉस्पिटल में काम करते हैं फ्लू शीट पर तो हम कहते हैं कि नॉर्मल, तो हम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लिखते, हम लिखते हैं एफेब्राइल और फिर इसका एग्जैक्ट टेम्परेचर साथ लिख देते हैं। अब पायरेक्सिया की फिर अपनी किस्में हैं कि चार की, जो लो पायरेक्सिया हो तो वो 99 टू 100 फ़ारेनहीट होगा, मॉडरेट पायरेक्सिया हो तो वो 100 टू 103 होगा। इस तरीके से हाई जो है वो 103 टू 105 से एक आसान एमसीक्यूज आ सकता है। हाइपर पायरेक्सिया हो तो वो 105 फ़ारेनहीट तक होगा। कॉमन टाइप्स ऑफ फीवर, अब फीवर के टाइप्स हैं तो वो पढ़ेंगे। अब फार्दर पायरेक्सिया यानी फ़ीवर को फार्दर उन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है फोर डिफरेंट पार्ट्स में, सॉरी टाइप्स में। और टाइप्स कौन से हैं कि फर्स्ट हमारे पास आता है इंटरमिटेंट फ़ीवर। अब इंटरमिटेंट फ़ीवर इसको इसलिए कहते हैं कि द बॉडी टेम्परेचर अल्टरनेट्स एट रेगुलर इंटरवल्स between period of fever and period of normal or subnormal temperature, example malaria। देखिए इसमें कहते हैं कि दी बॉडी टेम्परेचर अल्टरनेट्स रेगुलर, ये रेगुलरली या तो ये फीवर जो है उसके स्टेज पे चला जाता है या वापस नॉर्मल की तरफ आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक ग्राफ कंसिडर कर लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक ग्राफ है और फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्परेचर सुबह 6 बजे यहाँ पे रिकॉर्ड की गई। नो सॉरी, इसको मैं ज़रा आपको शो करता हूँ एक डिफरेंट कलर से। ये फॉर एग्जांपल नॉर्मल लाइन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब टेम्परेचर यहाँ से अब स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर जो है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, तो ये फॉर एग्जांपल 6 बजे यहाँ पे टेम्परेचर है, सही हो गया। 12 बजे यहाँ पे टेम्परेचर है, तो वापस 1 बजे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, सही हो गया। फिर 3 बजे टेम्परेचर इस तरफ हो जाएगा, फिर फिर तो इस किस्म की फीवर को हम कहते हैं इस किस्म की फीवर को हम कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर, जो कि एक तो मतलब अल्टरनेट्स होते हैं रेगुलर इंटरवल्स के साथ, इसको अल्टरनेट हावरली या फॉर एग्जांपल डेज या फॉर एग्जांपल 4 आवर्ली ये टेम्परेचर या तो नॉर्मल की तरफ आ जाते हैं वापस नॉर्मल स्टेज पे चला जाता है, इसको इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं। अब इसके अगेंस्ट हमारे पास है रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर कहते हैं किसको, देखो रेमिटेंट फीवर है a wide range of temperature fluctuation more than 2 degrees Celsius occur over the 24-hour period, all of which are above normal, example a cold or influenza। अब देखिए रेमिटेंट फीवर में क्या होता है, ये उसमें तो टेम्परेचर वापस नॉर्मल की तरफ आ रहा था, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ नहीं आ रहा, बल्कि सिर्फ टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस या तो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, लेकिन ऑलवेज टेम्परेचर जो है वो अबव नॉर्मल है। लाइक फॉर एग्जांपल ये हम ड्रा कर रहे हैं, ये एक इसमें एक नॉर्मल लाइन जो है वो ये नॉर्मल लाइन है। अब टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे है, तो ठीक 2 डिग्री सेल्सियस या तो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा या नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, ये इस तरीके से होगा, लेकिन कभी भी ये नॉर्मल की तरह नॉर्मल तक ये नहीं आता। जिस तरीके से हमने अभी पहले जो टाइप पढ़ा इसमें तो टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ आ रहा था, यहाँ पर ऑलवेज अबाउ अबाउ नॉर्मल रहेगा। ये देखो ये नॉर्मल लाइन है और ये ऐसे अबाउ है, ठीक है, इसको रेमिटेंट फीवर कहते हैं, इस दोनों में फ़र्क यही है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम रिलैप्सिंग फीवर की बात करें तो शॉर्ट फेब्राइल पीरियड ऑफ अ फ्यू डेज आर इंटरस्पर्स्ड विद पीरियड ऑफ 1 और 2 डेज ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। रिलैप्सिंग फीवर इसको वो फीवर है जिस तरह की फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज या इसकी जो इन्फेक्शन है जो हमें लगता है वही, तो ये हमारे पास के फॉर एग्जांपल या तो एक इसमें ऐसा होता है कि एक दिन के लिए तो फीवर रहता है, फिर जो है यहाँ पे फीवर नहीं रहता 2 दिन तक, एक दिन तक, फिर फीवर आता है, फिर जो है वो फीवर नहीं होता, फिर फीवर। तो ये इस तरीके से होता है रिलैप्सिंग फीवर।
कांस्टेंट फीवर की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट फीवर जो है देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स मिनिमली बट ऑलवेज रिमेन अबव नॉर्मल। इसमें टेम्परेचर जो है वो मिनिमम मिनिमम जो है वो इसमें एक एक डिग्री सेल्सियस तक इसमें आती है। वरना इसकी फीवर की अगर हम ग्राफ ले लें तो यहाँ पे अगर हम शो करें कि ये नॉर्मल टेम्परेचर है तो हमारे पास इसकी ग्राफ जो बनेगी वो हमेशा इस तरीके से बनेगी। इसमें इस तरीके की थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होगी लेकिन ये नॉर्मल से नॉर्मल नहीं आएगा बल्कि ये अबव नॉर्मल होगा। ये वो हाइपर पायरेक्सिया की स्टेजेस हैं कि वो रेक्टल पे कौन सा है, डिग्री सेल्सियस पे कितना है, तो वो अपने लिए आप देख सकते हैं। ये पायरेक्सिया होगी, एवरेज ये हाइपोथर्मिया। फीवर स्पाइक्स की अगर हम बात करें, टेम्परेचर दैट rises to fever level rapidly following a normal temperature and then returns to normal within a few hours is called a fever spikes. Bacterial blood infection often cause for fever spikes, like ये उसी तरीके के जिस तरह के हमसे इंटरमिटेंट फीवर के लिए बनाते थे। ये ग्राफ हमने बना लिया। ये फॉर एग्जांपल इसमें नॉर्मल टेम्परेचर है और ये यहाँ से जा रहा है फोर, यानी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से जा रहे हैं 4 आवर तक, या इस तरीके से ये पीक कर रहा है, तकरीबन यहाँ पे पहुँच गया 104 तक या समथिंग, और फिर उसके बाद ये वापस आ रहा है। तो इस वाले टेम्परेचर को फीवर स्पाइक्स कहते हैं। इस तरीके की अगर हम इनवर्स फीवर को देखें तो द हाइएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन मॉर्निंग आवर्स एंड लोएस्ट इन द इवनिंग आवर। लाइक इसमें ऐसे है कि जो आपका जो टेम्परेचर है, अगर आप कंटिन्यूसली इसको रिकॉर्ड करते हैं तो जो मॉर्निंग आवर पे आपको टेम्परेचर है वो आपको राइज मिलेगा, और फिर जो है लाइक फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल है और इवनिंग पे वापस फिर जो है मॉर्निंग पे ये इस तरीके से फिर इवनिंग पे, तो इसको इन्वर्स फीवर कहते हैं। और हेक्टिक फीवर जो है वो ये है कि हेक्टिक फीवर बिटवीन हाई एंड लो टेम्परेचर देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस, यानी मतलब हाई और लो। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम्म, मैं ग्राफ मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। ये ग्राफ है, सही। ये हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर है। तो अब किस तरीके से देखें, ये नॉर्मल टेम्परेचर है, ये ग्राफ है, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इस तरीके से आते हैं। ये ये हो गया हाई टेम्परेचर, ये हो गया वापस मतलब कम, ये टेम्परेचर लो हो गया, ठीक है। फिर 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 तो ये जो डिफरेंस यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिफरेंस है, ये बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है एक दूसरे के बीच में। इसको हेक्टिक फीवर कहते हैं, मतलब स्विंगिंग फीवर्स हम इसको स्विंगिंग फीवर भी कह सकते हैं। अब हमारे पास है कि थोड़ा सा लेक्चर मुझसे लेंथी हो रहा है, सो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी और थोड़ा सा लेस इसको एक्सप्लेन करूँ। कुछ कमेंट्स भी मुझे मिल रहे हैं कि आप अपने लेक्चर को थोड़ा सा शॉर्ट रखें, लेकिन मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है कि आप लोग समझें, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दैट। अब इन सम कंडीशन एन एलिवेटेड टेम्परेचर इज़ नॉट ए ट्रू फीवर, लाइक टू एग्जांपल्स आर हीट एग्जॉस्शन एंड हीट स्ट्रोक। इसमें ट्रू फीवर तो होता नहीं है कि फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज जिस तरीके की नॉर्मल की फीवर की होती है ना, उस तरह कंडीशन तो नहीं होता है। लेकिन दो कंडीशन ऐसे होते हैं कि जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इसमें एलिवेट होता है, लाइक हीट एग्जॉस्शन की अगर हम बात करें, एग्जॉस्शन नॉर्मली हम थकावट को कहते हैं, थकन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव हीट एंड डिहाइड्रेशन, या कि आपकी बॉडी में अगर फॉर एग्जांपल या एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होता है या बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट आप हो रहे हैं। साइन ऑफ हीट एग्जॉस्शन इंक्लूड पेलनेस, तो कलर जो है वो पेल नज़र आएगा, जर्द पीला हुआ कलर, या डिजीनेस, आप जो है डिजीनेस फील करोगे, नाजिया वोमिटिंग, आपको उल्टियाँ आने लग जाती हैं, फेंटिंग फेंटिंग आप बेहोशी की तरफ जा रहे होते हैं। एंड मॉडरेटली इंक्रीज टेम्परेचर लाइक 38 डिग्री सेल्सियस, 101 टू 102 फॉन हीट, ये अपने लिए आप ज़रूर याद रखें। हीट स्ट्रोक ये एक ऐसा कंडीशन है कि जो कि बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होता है। इसमें क्या होता है कि हीट स्ट्रोक में देखो, पर्सन एक्सपीरियंसिंग हीट स्ट्रोक जनरली हैव बीन एक्सरसाइजिंग इन हॉट वेदर, या तो अगर वो हॉट वेदर में ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है वार्म फ्लश्ड स्किन, वार्म या फ्लश्ड स्किन, जो रेड कलर की स्किन उसका बिल्कुल फ्लश नज़र आता है, यानी रेडिश नज़र आता है। एंड ऑफ्टन डू नॉट स्वेट, और उसको पसीना भी नहीं आता। तो वहाँ से देखिए, एक तो हीट प्रोड्यूस हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, और जो टेम्परेचर है वो एलिवेटेड है, ज़्यादा है, और स्वेटिंग भी नहीं हो रही है, टेम्परेचर लॉस भी नहीं हो रहा। सो दे यूजुअली हैव अ टेम्परेचर ऑफ 41 डिग्री सेल्सियस, और ये बहुत ज़्यादा होता है, जो कि तकरीबन इस कंडीशन में इंसान मर भी जाता है, डेथ लाइफ थ्रेटनिंग होता है, इंसान एक्सपायर हो जाता है इससे। जो 106 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका फीवर चला जाता है तो इट काजेज डिलीरियम एंड अनकॉन्शियसनेस, और ऑफन
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें सीज़र जो है वो आपको स्टार्ट होने लग जाते हैं। सीज़र झटका जो हमें नॉर्मल कहते हैं, सीज़र जब स्टार्ट होते हैं। अब ये सीज़र क्यों स्टार्ट होते हैं, देखें, डिहाइड्रेट इंसान होता है, जब जब इंसान को फीवर लग जाता है तो वो डिहाइड्रेट की तरफ चला जाता है, और जब डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है तो क्या होती है कि वो सोडियम लास्ट हो जाते हैं, और हमारे ब्रेन में एक ख़ास इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जब होती है ना, तो वहाँ पर सोडियम की एक ख़ास मकदार है, अगर वो ब्रेन में कम हो जाता है, कम पड़ जाता है, सो दैट काजेज़ अनकॉन्शियसनेस एंड दैट काज सीजर्स, और फिर उसके बाद इंसान मर भी जाता है। फीवर जब एराइज होता है तो इनके थ्री स्टेजेस होते हैं, याद रखें एमसीक्यूज के लिए। एक कंसेप्ट होता है कोर्स अबेटमेंट, या इसको इन्वेजन, स्टीडियम, या डिफरवेसेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ फीवर पीरियड अपराइजिंग, यानी फर्स्ट इसको चिल्ड फेज या कूल फेज, क्योंकि इसमें पीरियड जो है वो शुरू होने वाला होता है, अनसेट कहते हैं शुरू होने वाला, यानी अलामात ज़ाहिर होना। फिर कोर्स इन स्टेडियम फीवर हैज़ रीच्ड इट्स पीक लेवल, इसमें पीक लेवल पर फीवर अपने पीक लेवल पर होता है, और इसको प्लेटो फेज कहते हैं। ये फिर डिफरवेसेंस जो है एलिवेटेड टेम्परेचर ऑफ डिक्लाइंस, जो टेम्परेचर एलिवेट हुआ था वो अब वापस डिक्लाइन की तरफ आएगा, या इसको फ्लश फेज भी कह सकते हैं। अब आंसर जो है कूल्ड और चिल्ड फेज, ये क्या होता है, इंक्रीज हार्ट रेट, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होगी। देखिए, आपकी उधर जो है डिहाइड्रेट हो रहे हैं आपकी बॉडी, तो जो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो आपको वहाँ पर आप ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुँचाए, टिश्यू लेवल पर डिप्राइवेशन आती है, तो हार्ट कोशिश करते हैं कंपनसेट करने के लिए कि वहाँ पर ज़्यादा ब्लड पहुँचाए, तो वहाँ पर हार्ट रेट इंक्रीज़ होती है, इसी वजह से पल्स रेट हाई आता है। इंक्रीज रिस्पायरेटरी रेट एंड डेप्थ, जहाँ पर अब जब आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ होती है तो उसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो आपको रिस्पायरेशन भी ज़्यादा होती है, शेवरिंग स्टार्ट हो जाती है ताकि वो हीट लॉस करे। पैलेड, आई डोंट नो कि व्हाट दैट इज़, बट नाउ कूल्ड स्किन, ज़्यादा आपको जो है वो सर्दी भी महसूस होती है, क्योंकि जब आपकी जब शेवरिंग स्टार्ट होती है, सॉरी ये शेवरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, स्वेट की नहीं, शेवरिंग की, इसलिए कि यहाँ पर डिहाइड्रेशन हुआ है, और इसकी वजह से या तो आपको वैसे कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो इसकी वजह से आपको जो है वो ज़्यादा आपको कोल्ड महसूस होता है। कंप्लेंट्स ऑफ फीलिंग कोल्ड, आपको कोल्ड जो है वो फील होता है। साइनोटिक नेल बेड्स जो है वो साइनोटिक होते हैं, क्योंकि ब्लूइश कलर के आपको नज़र आ जाएंगे जो नेल बेड्स हैं। वो क्यों आपको न, क्योंकि वेजो कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो परफ्यूजन है, जो ब्लड सप्लाई है, वो पेरिफेरीज तक नहीं हो पाता। गूज फ्लैश जिसको हम कहते हैं, यख्तशिब सड़ी बानी वदरी की गूज बम, अपीयरेंस ऑफ द स्किन, सेसेशन ऑफ स्वेटिंग, और स्वेट जो है आपकी वो नहीं हो पा रही। कोर्स यानी प्लेटोफेज, अब यहाँ पर जो प्लेटोफेज है, एब्सेंस ऑफ चिल, अब जो चिल है वो ख़त्म हो गया। स्किन दैट फील वार्म्स, अब जो स्किन है वो वार्म महसूस होता है। फोटोसेंसिटिविटी आपको, आपके ऊपर जब सनलाइट अब जब गिरती है तो आपको उससे मतलब एलर्जी होती है, आपको ज़्यादा सनलाइट में रहना पसंद नहीं करते। ग्लासी आइड अपीयरेंस, देखिए ग्लासी आइड तब अपीयर, इंसान की ग्लासी आई अपीयरेंस हो जाती है जब वो क्या महसूस करते हैं, जब डिहाइड्रेशन होती है तो जो आइज़ उनकी है वो ड्राई हो जाती है। फिर उसके बाद हम लाइक ड्राउजीनेस फील करेगा इंसान, इस तरीके से रेस्टलेसनेस फील करेगा। रेस्टलेसनेस मतलब थकावट महसूस करेगा। डिलीरियम, अनकॉन्शियसनेस, कन्वल्शन, जो हम पेट्स को कहते हैं, झटके को कहते हैं, सीजर स्टार्ट होती हैं। हर्पेटिक लीजन ऑफ द माउथ, अब ये देखिए हमारी बॉडी में हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से ये होती है खलक जो खुले में पखश हुआ है। देट लीजन बेसिकली कॉज फ्रॉम हर्पेटिक हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ये हमारी बॉडी में डॉर्मेंट कंडीशन में होता है, डॉर्मेंट मीन अनएक्टिव होता है, लेकिन जब भी आपकी इम्यूनिटी फीवर में डाउन हो जाती है तो ये लीजन फिर शुरू हो जाते हैं, वो वायरस अटैक करके बॉडी का। लॉस ऑफ एपिटाइट इफ द फीवर इज प्रोलॉन्ग्ड, आपको भूख नहीं लगता। मेलेज, क्योंकि उधर इतनी आपकी इम्यूनिटी काम नहीं कर रहा। मेलेज आपको मतलब वीकनेस यानी थकावट महसूस होता है। वीकनेस एंड एचिंग मसल्स, दीज आर ऑल रिलेटेड टू फीवर। और डिफर्वेसेंस जो है वो फिर क्या है, स्किन दैट अपीयर फ्लश्ड एंड फील्स वार्म, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। डिक्रीज शेवरिंग, आपकी शेवरिंग है वो वापस डिक्रीज होती है, और पॉसिबल और यहाँ पर जो डिहाइड्रेशन का अमल है वो स्टार्ट होती हैं। सो दिस वर ऑल अबाउट द स्टेजेस। मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ इसलिए कुछ चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ। हाइपो मीन डिक्रीज, थर्मिया मीन टेम्परेचर। सो आपका टेम्परेचर जब डिक्रीज हो जाए तो
हाइपोथर्मिया से रेयर कोर बॉडी टेम्परेचर बिलो द लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल, यानी मतलब 95 और 35 से अगर नीचे जाता है तो दैट द थ्री फिजियोलॉजिकल चेंजेस मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथर्मिया आर एक्सेसिव हीट लॉस, या तो अगर हीट लॉस ज़्यादा हीट लॉस हो रहा है, या इनएडिक्वेट हीट प्रोडक्शन टू काउंटरएक्ट हीट लॉस, या अगर आपके साथ जो है वो हीट प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो रही, थायरॉक्सिन नहीं सिक्रीट हो रहे हैं, या जो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, इम्पेयर्ड हाइपोथैलेमिक थर्मो रेगुलेशन, या आपका जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है हिपोथैलेमस वो काम नहीं कर रहा, if skin and underlying tissues are damaged by freezing cooled, this result is frostbite। और frostbite आप अपने लिए सर्च करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब भी आप किसी ऐसे फ्रीजिंग टेम्परेचर में चले जाएं जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में हो, यानी मतलब -30 -20 डिग्री सेल्सियस में आप जब ग्लेशियर्स में जाते हैं, तो आपकी जो हाथ पाँव है या जो कान है या जो नोज़ है या फिर कैपिलरीज होते हैं, तो वो उस फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से वो फ्रीज हो जाते हैं, वो पट जाते हैं। उस अमल को कहते हैं फ्रोस्ट बाइट मोस्ट कॉमनली अकर इन हैंड्स, फीट, नोज एंड ईयर्स एंड आइस क्रिस्टल फॉर्म इनसाइड द सेल एंड डैमेज्ड। जो इंटरस्टिशियल फेस स्पेसेस हैं या जो वेसल्स हैं वो फट जाते हैं वहाँ पर, चूँकि वो जो ब्लड होती हैं जो फ्लूइड है वो बन जाते हैं इस तरीके से। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोथर्मिया, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर एंड रेस्पायरेशन, वो अब डिक्रीज हो गए जब आप हाइपोथर्मिया में चले जाते हैं तो सिवियर शिवरिंग, आपको बहुत ज़्यादा चिल, मतलब आप शिवरिंग क्यों, वो उस हाइपोथर्मिया को कंबाट करने के लिए शिवरिंग स्टार्ट होती है। फीलिंग ऑफ कूल्ड एंड चिल्स, आपको ये शुरू हो जाती हैं, पेल कूल वैक्सी स्किन, फ्रोस्ट वाइट होगा, हाइपोटेंशन होगा। हाइपोटेंशन यानी मतलब अब वेजो कंस्ट्रक्शन होगी हाइपोथर्मिया की कंडीशन में, तो इसकी वजह से टिश्यूज़ को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती। डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, आपकी आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ होगी यूरिन की, क्योंकि उधर आपकी आप डिहाइड्रेटेड हैं, मतलब आप तो आपकी किडनीज़ को इतना ब्लड नहीं मिल रहा, आपकी किडनीज़ को इतना वाटर नहीं मिल रहा, तो इसकी वजह से आपकी यूरिनरी आउटपुट भी डिक्रीज़ होगी। लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, अब मसल कोऑर्डिनेशन भी डिसोरिएंटेड होगा, ड्राउजनेस आपकी फील होगी और पॉसिबली जो है आप कोमा में जाने वाले हैं। इसके फिर टाइप्स ऑफ हाइपोथर्मिया की हम बात करें, इंड्यूस्ड हाइपोथर्मिया जो अपने से डिलिबरेट, जो खुद ब खुद हो जाए आपको बॉडी टेम्परेचर टू डिक्रीज द नीड फॉर ऑक्सीजन बाय द बॉडी टिश्यू सच इज ड्यूरिंग सर्टेन सर्जरीज। जब आपकी सर्जरीज हो रही हैं या ऐसी कंडीशन है कि जिसमें खुद बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाए टिश्यूज़ की, सो दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड हाइपोथर्मिया। एक एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया है, यानी कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू कूल्ड इन्वायरमेंट। आप अगर ऐसे ग्लेशियर्स में जाते हैं या कूल्ड इन्वायरमेंट जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो माइनस में है, तो उसको एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया कहते हैं। इमर्जन इन कूल्ड वाटर, या आप कूल्ड वाटर में अपनी छलांग लगाई। लैक ऑफ एडिक्वेट क्लॉथिंग, आपने सही कपड़े नहीं पहने, सही आपने स्वेटर्स नहीं पहने, शेल्टर्स नहीं है इस तरीके के, अगर कूल्ड इन्वायरमेंट हो, या अगर हीट आपको सही तरीके से नहीं सप्लाई हो रहा वहाँ पर तो आपको एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया में जा सकते हैं। In older adult, the problem can be compounded by the decreased metabolic rate and the use of sedative medication, जो कि आप समझ सकते हैं। अब साइट आप मैयर टेम्परेचर कहाँ, कौन से साइट्स है बॉडी में जहाँ से आप टेम्परेचर को मैयर कर सकते हैं? ओरल थ्रू माउथ, रेक्टल थ्रू एनस, एक्सिलरी थ्रू एक्सिला, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थ्रू यूर ईयर में इंसर्ट करते हैं, कान में, टेम्पोरल आर्टरी थ्रू, आपकी जो टेम्पोरल आर्टरी है पेशानी से ये मैयर करते हैं। कंडीशनल रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजिडेंट डिटर्मिन्स विच इज़ द बेस्ट साइड फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। देखिए एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये एक उस पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी की ओरल सर्जरी हो चुकी है तो आप फिर जाएंगे एक्सिलरी या रेक्टल टेम्परेचर चेक करने। अगर फॉर एग्जांपल किसी को ईयर इन्फेक्शन है और उसकी ओरल भी मसला है तो आप फिर रेक्टल और एक्सिलरी को प्रेफर करेंगे। इसमें आपको अब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दी जाती हैं कि ओरल जो है वो एक्सेसिबल है और कन्वीनियंट भी है। देखिए एक्सेसिबल, आप आपको उस तक रसाई हासिल है, और कन्वीनियंट भी आसान भी है। थर्मामोट उस इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? ये थर्मामीटर कैन ब्रेक बैटन। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट है उसके दांतों की वजह से अगर थर्मामीटर ब्रेक हो गया तो खुदा न खास्ता उसके ग्लास की वजह से और मर्करी की वजह से उसको नुकसान पहुंचता है। इनएक्यूरेट, इफ क्लाइंट हैज़ जस्ट इंजेस्टेड हॉट और कूल्ड फूड एंड फ्लूइड और स्मोक्ड, यानी मतलब अगर उसने सिगरेट पिया हो या उसने कोई रिसेंटली हार्ड चीज़ पिया हो या अगर उसने ठंडा कोई चीज़ पिया हो तो इसकी वजह से टेम्परेचर, ओरल टेम्परेचर जो है वो इनएक्यूरेट होगा। could injure the mouth following oral surgery, could injure, sorry, could injure the mouth following oral surgery।
इसमें अगर ओरल सर्जरी हुई है तो वहाँ पर अगर आप ओरल थर्मामीटर इंसर्ट करते हैं तो उससे इसको इंजर होने का नुकसान होता है। रेक्टल रेक्टल को रिलायबल मेजरमेंट, ये देखो हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं कि मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, तो मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर जो है वो रेक्टल होता है। लेकिन अब मसला क्या है कि इनकन्वीनियंट है। इनकन्वीनियंट मीन आसानी से हम इसको मालूम नहीं कर सकते हैं, अनप्लीजेंट है, क्लाइंट पसंद भी नहीं करता। डिफिकल्ट फॉर क्लाइंट हु कैन नॉट टर्न टू द साइड और could injure the rectum, इसमें रेक्टम भी इंजर्ड होने का चांस है। प्रेजेंट ऑफ स्टूल में आल्सो इंटरफेयर विद दी थर्मामीटर प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर रेक्टल जो टेम्परेचर है वो बहुत एक्यूरेट टेम्परेचर होते हैं। एक्सिलरी सेफ एंड नन नन इन्वेसिव, ये सेफ भी होता है और नन इन्वेसिव भी होता है, एक्सेसिबल भी है लेकिन थोड़ा सा अनकन्वीनियंट ज़रूर है। थर्मामीटर में नीड टू बी लेफ्ट इन प्लेस अ लॉन्ग टाइम टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट मेजरमेंट। देखो अब जब अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैटर करता है, गर्म हो या ठंडा हो, तो यहाँ पर चूंकि 5 मिनट तक हम टेम्परेचर रखते हैं तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में क्या होता है कि रेडिली एक्सेसिबल रिफ्लेक्ट द कोर टेम्परेचर वेरी फास्ट। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन हमें बहुत फास्ट इस चीज़ को देते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर, लेकिन इसका मसला क्या है कि कैन बी अनकंफर्टेबल एंड इन्वॉल्व रिस्क ऑफ इंजरिंग दी मेम्ब्रेन इफ प्रोब इज इंसर्टेड टू फार। तो यहाँ पर जो हमारे पास टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है इसको इंजर्ट करने का खदशा है अगर आप ज़्यादातर इसको इंजर्ट करते हैं। टेम्पोरल आर्टरी जो है सेफ एंड नॉन इन्वेसिव वेरी फास्ट, रिक्वायर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। यहाँ पर आपको इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एक्सपेंसिव भी होते हैं और अनअवेलेबल होते हैं एनी सिचुएशन में। वेरिएशन एंड टेक्निक नीडेड एट द क्लाइंट हैज़ एक्सप्रेशन। तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा 3 यूज़ होते हैं वो ओरल, रेक्टल, एक्सिलरी। सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है एक्यूरेट वो रेक्टल का होता है। एक्सिलरी और ओरल जो है उसके बाद आते हैं। जिसमें कोर टेम्परेचर है वो हमारे पास है ओरल, रेक्टल, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। और इसमें जो सरफेस है वो है एक्सिलरी और टेम्पोरल आर्टरी। दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ थर्मामीटर यू कैन यूज। सही हो। एंड दीज आर थर्मामीटर, दिस इज ऑल्सो थर्मामीटर का भी आप डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे पास। 2 पार्ट्स ऑफ थर्मामीटर, बल्ब है, इसमें हमारे पास स्टेम है, मरकरी है। अब इसमें मरकरी क्यों डाला गया है, देखिए हमारे पास जो मरकरी होती है ना, इसकी सिल्वरी अपीयरेंस में, कलर में होता है। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, थोड़ी सी बगैर टेम्परेचर में चेंजेस आती हैं तो ये फैल जाता है। इसकी एक्सपेंशन यूनिफॉर्म होती है ना, मतलब और ये इजीली विजिबल भी है। यहाँ पर आप है कहते हैं कि आपकी जो थर्मामीटर है एक्सिलरी में हो या अगर रेक्टल में हो तो उसको आप होल्ड रखें। रेजिडेंट को टेकिंग टेम्परेचर उसके साथ में आपको प्रेजेंट होना चाहिए। प्रायर टू यूज़ शेक लिक्विड एंड ग्लास डाउन। अगर आप पहले से इस्तेमाल करते हैं तो इससे पहले आपको इस तरीके से इसको शेक करना पड़ेगा। शेक थर्मामीटर अवे फ्रॉम रेजिडेंट एंड हार्ड ऑब्जेक्ट। ये आप लोग इंश्योर करें कि जब आप थर्मामीटर को शेक करते हैं तो रेजिडेंट से और किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से दूर इसको शेक करें ताकि ये टूट ना जाए। वाई फ्रॉम एंड टू टॉप, एमसीक्यूज़ के लिए अब ये इंपॉर्टेंट है एंड टू टिप, कि जब आप रीडिंग चेक करते हैं, अभी आपने टेम्परेचर किसी के मुंह में रख दिया और फिर आप उसको निकाल के जब रीडिंग चेक करते हो इससे पहले जब आप साफ करते हैं तो आप एंड टू टिप जाते हैं, क्योंकि टिप तो अब इन्वॉल्व था मुंह में तो आप टिप से एंड तक नहीं आते, क्योंकि वहाँ से जो जम है वो आप एंड तक लेके जाते हैं, तो आप एंड से टिप तक लेके जाते हैं कि जो टिप की जरासीम है वो बाद में साफ हो। Delay taking oral temperature for 10 to 15 minutes if resident had been smoking, eating or drinking hot or too cold liquids। अगर किसी ने ये एमसीक्यूज में आता है कि किसी ने कोल्ड किसी चीज़ को पिया है या हार्ड चीज़ पिया है तो उसके लिए कितना सब्र करना चाहिए, 10 to 15 मिनट्स। ओरल जो है वो मोस्ट कॉमन, मोस्ट कन्वीनियंट है। रेक्टल जो है वो मोस्ट एक्यूरेट है। एक्सिलरी लीस्ट एक्यूरेट है। इस तरीके से ये सारे। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी टेम्परेचर। यार बहुत ज़्यादा मुझसे लेंथी हुआ, आप लोग अपने फीडबैक इस पर शेयर कर सकते हैं, लेकिन आई होप कि आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी फील होगी और इस तरीके से फिर ये पार्ट 2 में मैं पल्स और फिर इस तरीके से ब्लड प्रेशर और सारे में नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच, इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय।